तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये भी एक अलग टाइप की स्ट्रीम है कि हाँ भाई, अकाउंटिंग में अगर अपन जो इन्फ्लेशन हो जाता है प्राइसिंग में, जो इंडेक्स नंबर आपने स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, अगर उसका भी इन्वॉल्वमेंट कर लें तो अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांस वर्जन है अकाउंटिंग का। तो इसको आप नॉर्मल अकाउंटिंग से बिल्कुल कोरिलेट ना करें। हाँ, आपने जो स्टैटिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ा था उसका जरूर यहाँ यूज आएगा। तो यहाँ इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कौन कौन से हैं। उसमें पहला आएगा करंट परचेजिंग पावर मेथड, नंबर 2 आएगा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, और नंबर 3 आएगा मिक्स्ड मेथड। इस तरह से 3 मेथड जो हैं वो आपके इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आएंगे। हम बारी बारी से जो है इनको देखते हैं। तो ये आपका पहला मेथड है करंट परचेजिंग पावर मेथड। According to this method, all item or part of the item of financial statement based on historical cost accounting। अपन को पता है कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे करते हैं। यानी आज से 10 साल पहले आपने कोई ऐसे 10 लाख की खरीदी थी तो आप भी आज भी उसे, उस जमीन को 10 लाख की ही दिखाएंगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप उसे 10 लाख में दिखाएंगे। उनको चेंज किया जाएगा, आर चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन जनरल इंडेक्स। उनको आज के प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से चेंज किया जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइसिंग अब चेंज हो चुकी है। तो इसी को कहते हैं करंट परचेजिंग पावर मेथड, कि आज अगर उनको खरीदा जाए तो उनकी क्या वैल्यू होगी, उसके बेसिस पर अकाउंटिंग जो है इसमें की जाएगी और इसमें इंडेक्स नंबर का यूज प्रॉपर्ली किया जाएगा। तो इसके लिए अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूट द मॉनेटरी गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, आपको 1 अप्रैल 2014 की पोजीशन दे रखी है, कैश, डेटर, क्रेडिटर, लोन, यानी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, और 31 मार्च की भी पोजीशन आपको दे रखी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर है जो मैं आपको कहा था। 1 अप्रैल का इंडेक्स है 300, ये इन्फ्लेशन के इंडेक्स है। 31 मार्च का 450, यानी ओपनिंग है 300 और क्लोजिंग है 450, और एवरेज जो ट्रांजेक्शन साल भर चलते रहते हैं उनके लिए एवरेज इंडेक्स होता है, दैट इज 400। तो कुल मिलाकर ये आपका इतना क्वेश्चन है, इसमें इतनी चीजें आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन में कहा गया मॉनेटरी गेन और लॉस बताइए। तो देखो, पहले तो अपन देखें, हमारे क्रेडिटर यहाँ थे 40 और लोन था 20, तो लायबिलिटी थी हमारी 60 की। ये थी 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को आपकी जो लायबिलिटी हो गई है 50 प्लस 26, ये आपकी हो गई 76, यानी 60,000 से 76,000 हो गई। ये तो एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट फिगर है, यानी जो चीज पहले 60 की थी वो 76 की हो गई, तो हमारी लायबिलिटी जो है 16,000 से इंक्रीज हो गई। लेकिन ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, अगर हम इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू चेंज इट। कैसे? कि जो 1 अप्रैल को जो भी फिगर दिए गए हैं ना, वो 300 के इंडेक्स से रिलेटेड है, वो 300 के इंडेक्स से रिलेटेड है। अच्छा, और अभी हमारा मार्च का जो क्लोजिंग है वो कितना है, 450, यानी 31 मार्च को वो चीजें 450 के हिसाब से होनी चाहिए। यानी आज जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो 450 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा कुछ। तो सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे कि जो आपकी ओपनिंग लायबिलिटी 60,000 है वो ओपनिंग इंडेक्स यानी 300 के हिसाब से है। तो जो 60,000 है वो 300 के हिसाब से है, 60,000 जो है वो 300 के हिसाब से, तो डिवाइड बाय 300, और हमको इसको कन्वर्ट करना है करंट वैल्यू के हिसाब से। और आज की जो करंट वैल्यू है 450 है, तो इंटू 450। इसको कुछ अपन इस तरीके से लिखेंगे तो समझना और आसान हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से देखिए, 60,000 ये तो है 300 के हिसाब से, तो बताओ 450 के हिसाब से कितना होगा, यानी डिवाइड बाय 300 इंटू 450, इसलिए डिवाइड बाय 300 इंटू 450। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, आज की प्रेजेंट वैल्यू के इंडेक्स में इसको माना जाएगा 90 का। ये अपन ने ओपनिंग के 60 को कन्वर्ट किया है। अब इसमें जो वैल्यू आ गया, मतलब वो जो 60,000 थे ना उसकी वैल्यू वास्तव में 90 है। ठीक है, इसमें जो इंक्रीमेंट आया वो 16,000 का साल भर में आया, साल भर में इंक्रीमेंट आया यानी पूरे साल चला। तो जो चीज पूरे साल चलती है ना उसको एवरेज के बेसिस पे माना जाता है, तो 400 के हिसाब से माना जाएगा। 16,000 का इंक्रीमेंट अपन ने यहाँ दिखाया था, 60 से चीज 76 की हो गई थी, तो 16,000 का इंक्रीमेंट तो साल भर में इंक्रीमेंट हुआ, तो ये पूरे साल भर इंक्रीमेंट चला है, तो 400 के हिसाब से माना जाएगा। तो 16,000 जो है वो तो 400 के हिसाब से है, तो बताओ ईयर एंडिंग 450 के हिसाब से कितना होगा, तो डिवाइड बाय 400 इंटू 450, इस तरह से। तो ये 18,000 माना जाएगा, ना कि 16,000 माना जाएगा। 18,000 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी जो चीज 90 की थी अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, वो 18 बढ़ी, तो वो होनी चाहिए 1,08,000 की, और वो हुई है वास्तव में 76 की। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो उसकी 76 ही है, वास्तव में
परचेजिंग पावर के हिसाब से उसको 1,08,000 का होना चाहिए था और वो 76 की हुई है, तो आपकी लाइबिलिटी वास्तव में कम हुई है 32,000 की। आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए थी 1,08,000 की और लाइबिलिटी है 76 की, तो आपको 32,000 की आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। और लाइबिलिटी कम होना आपका गेन है, तो इसको बोला जाएगा गेन ऑन होल्डिंग मॉनेटरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी के अंडर में आपका गेन हो गया 32,000, यानी जो लाइबिलिटी आपकी 1,08,000 की होनी चाहिए थी वो सिर्फ 76 है, तो इससे 32,000 का आपको क्या हो गया, लाइबिलिटीज के ऊपर गेन हो गया। अब बात करते हैं एसेट्स की। कैश एंड डेटर आपकी एसेट्स हैं, इनका वैल्यू था 50 एंड 1,50,000 और ये बढ़कर हो गया 140 एंड 50 190, यानी 150 की चीज 190 की हो गई, यानी 50,000 रुपये बढ़ गई। ये देखो 150 की चीज थी पहले और वो 190 की हो गई, तो ये 190 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो 150 की जो चीज थी वो तो ओपनिंग इंडेक्स के हिसाब से थी, 300 के हिसाब से थी, तो 450 के हिसाब से कितनी होगी, तो 150 डिवाइड बाय 300 इंटू 450, तो यानी ये वैल्यू होनी चाहिए 225। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 150 से 190 हो गई, तो इंक्रीमेंट हुआ 40 का, और ये 40 का इंडेक्स साल भर चला, तो ये डिवाइड बाय 400 होगा, इंटू 450 के हिसाब से कितना होगा 45, यानी 225 की चीज 45 बढ़ के 270 होनी चाहिए थी, 270 की जगह वो तो 190 हुई, तो 80,000 का आपको क्या है कि लॉस हो गया। आपकी एसेट 270 की होनी चाहिए थी और आपको वो 190 की हुई, तो 80,000 का आपका क्या हो गया, लॉस। तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन होल्डिंग एसेट्स। तो कुल मिलाकर 32,000 का आपको गेन हुआ और 80,000 का आपको लॉस हुआ, तो लॉस ज़्यादा है 80,000 का और गेन केवल 32 का। अल्टीमेटली अब लॉस में रहे 48,000 के, तो उसको बोला जाएगा लॉस ऑन होल्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों की है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो कुल मिलाकर आप 48,000 के नुकसान में रहे, क्योंकि 80 का नुकसान हुआ, 32 का फायदा हुआ, अल्टीमेटली आप 48 के नुकसान में रहे। ये इंडेक्सिंग के तरीके से अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग में देनी पड़ेगी। अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर सीपीपी मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड, सीपीपी है ना, यदि लीफो सिस्टम, यानी दोनों मेथड से करना है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 40,000, परचेज साल भर में की है 5 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 60,000 का, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको दे रखे हैं, 1 अप्रैल को इंडेक्स था 250, 31 मार्च का क्लोजिंग इंडेक्स, ओपनिंग इंडेक्स है 250 और 31 मार्च को क्लोजिंग इंडेक्स है 350 का और साल भर का एवरेज इंडेक्स है 300। ये वैसे एवरेज दे रखा होगा और नहीं दे रखा हो तो निकाल भी सकते हैं, 250 प्लस 350 डिवाइड बाय 2, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके निकाल भी सकते हैं। वैसे अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से अगर अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें तो कॉस्ट ऑफ सेल में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक आपका है 40,000, ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,000 प्लस परचेज है आपकी 5 लाख, ये परचेज है, ये हो गया टोटल 540 माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000, तो 60,000 लेस कर दो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड तो कहता है कि सीपीपी जो है वो 480 है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल पूरे साल भर की रही है, तो 480 जो है वो 300 के हिसाब से, 300 एवरेज वाला, तो 480 जो है वो 300 के हिसाब से, तो बताओ क्लोजिंग यानी 350 के हिसाब से कितना होगा, ये आपका निकल जाएगा 5,60,000। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से जब हमने कर लिया, अब हमें कंजम्पशन पता लग गया 4,80,000 का है। क्वेश्चन में कहता है आपको कि आप इसको लीफो सिस्टम से कीजिए। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो अपन नॉर्मल में करते हैं ना, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट फीफो ही होता है। जैसे आपका ओपनिंग था 40, फिर आपने 5 लाख का परचेज कर लिया, तो आपका इसका अंदर टोटल स्टॉक हो गया था 540, 540 में से 60 आपका बच गया, तो उसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ 480। ये फीफो के अकॉर्डिंग अपन चलें, और उसमें जो 60, क्योंकि आपका पास टोटल स्टॉक हो गया था 540, तो 60 कौन सा बचा है, तो 60 नॉर्मली बचता है ये वाला, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कंजम्पशन इस तरफ से स्टार्ट हुआ होगा, सबसे पहले कंज्यूम हुआ होगा 40, ये पुराना स्टॉक है, और उसके बाद इसका नंबर आया होगा, यानी 480 का टोटल कंजम्पशन है, 40 यहाँ से कंज्यूम हुआ, 440 इस 5 लाख में से कंज्यूम हुआ होगा, इसलिए 5 लाख में से 60,000 बच गया होगा। फीफो मेथड ये कहता है। लीफो उल्टा है, लीफो मेथड जो है वो लेफ्ट टू राइट नहीं, वो राइट टू लेफ्ट चलता है।
यानी 480 का कंजम्पशन है, तो पहले कंजम्पशन इस 5 लाख में से होगा। तो 5 लाख में से अगर 480 कंज्यूम हो जाएगा तो इस 5 लाख की परचेज में से 20,000 का माल बच जाएगा। तो देखो 20,000 का माल इस परचेज में से बचेगा, और ओपनिंग स्टॉक का तो 40,000 का नंबर ही नहीं आया, वो तो पूरा ही बच जाएगा। वो 40,000 ओपनिंग स्टॉक पूरा ही बच जाएगा। कुल मिलाकर बचेगा 60 ही। फीफो मेथड से करो या लीफो से करो, पर फीफो मेथड से करने से जो 60,000 बच रहा था वो परचेज में से बच रहा था, और लीफो मेथड में से करने पे 20,000 परचेज में से बच रहा है और 40,000 ओपनिंग स्टॉक एज इट इज बच रहा है। तो ये कैलकुलेशन सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए। सो नाउ अब आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, वो तो 250 के इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि ओपनिंग इंडेक्स 250 है, तो 40,000 जो है 250 है, तो बताओ 350 के हिसाब से कितना होगा, इतना। और परचेज है वो तो साल भर चली होगी, वो एवरेज के हिसाब से, और एवरेज इंडेक्स है 300। तो 20,000 जो है वो 300 के हिसाब से, तो 350 के हिसाब से कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा 23,000 समथिंग। टोटल सीपीपी वैल्यू हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की 79,333। तो वैसे क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 था, लेकिन ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से था। अब हमने लीफो बेसिस पे सीपीपी मेथड का यूज करते हुए किया, तो ये 79,333 आ गया। तो अब अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैसर्स भागवत लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू। ठीक है, क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख, परचेज दे रखी है 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख का। ठीक है, और प्राइस इंडेक्सेस भी दे रखे हैं। ओपनिंग है 1800, क्लोजिंग है 2700, और एवरेज 2160। You are required to reevaluate the cost of material consumed and closing stock according to current purchasing power। वही सीपीपी मेथड और वही फीफो से भी करना है, और आपको इसको लीफो से भी करना है। दो कैलकुलेशन जो है वो आपको बताइए। अब देखो ऐसा है, वैसे तो डिवाइड बाय 1800 इंटू 2700 करोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, इसका एक रेशियो बना दिया कि 2700 और 1800, यानी ये चीज 1800 के हिसाब से है, तो बताओ 2700 के हिसाब से कितनी होगी, तो उसको 1.5 हो गया, क्योंकि 2700 को 1800 करते हैं 1.5, तो उस चीज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप डिवाइड बाय 1800 इंटू 2700 हर बार करो तो भी आंसर वही आना है। ऐसे ही इसने एवरेज का भी रिलेशन देख लिया, वो 1.25 है, और ऐसे ही इसने 2700 तो एक ही आएगा, उसमें सोचना ही क्या है। अब अपन इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करोगे। पहला, हम इसको फीफो मेथड से करेंगे, दूसरा हम इस क्वेश्चन को लीफो मेथड से करेंगे। तो पहले अपन फीफो से देखते हैं। तो हमें ये तो पता है कि ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, परचेज 10 लाख है, टोटल 12 लाख हो गया, उसमें से 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 9 लाख। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से आया। अब अगर हम इनको कन्वर्ट करें, ओपनिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग वैल्यू से होगा, तो ओपनिंग का रिलेशन अपन ने यहाँ निकाल रखा है 1.5, और नहीं तो आप डिवाइड बाय 1800 इंटू 2700 कर लो, तो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। परचेज साल भर चली है, उसको एवरेज 1.25 के हिसाब से करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा परचेज में से ही है, तो उसका भी 1.25 से ही होगा। तो 2 लाख को 1.5 से करेंगे तो सीपीपी जो है उसका आपका आ जाएगा 3 लाख। 10 लाख की परचेज है, वो सीपीपी आ जाएगा 1250, टोटल हो गया 1550। लेस क्लोजिंग स्टॉक सीपीपी निकालेंगे 375 निकलेगा, तो ये आपका आ गया 1175। इस तरह से करंट परचेजिंग पावर से आपने इसको निकाल लिया। यही चीज अपन लीफो से करते हैं, तो लीफो से करेंगे तो भी अपन को यही चीज देखनी है। देखो, जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से कंजम्पशन निकालोगे तो कंजम्पशन यहाँ 9 लाख निकला था, वो तो 9 लाख ही, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। पर लीफो में क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है उसकी कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट चलती है, यानी पहले परचेज में से बचेगा। आपका 3 लाख बचा है, तो पहला तो वो 10 लाख में से बचेगा पहला, क्योंकि टोटल कंजम्पशन आपका 9 लाख हुआ है। 9 लाख कहाँ से कंजम्पशन चालू होगा, अगर अपन इसको लिख के देखें तो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख, ये ओपनिंग था। परचेज आपने की है 10 लाख की। अब आपका कंजम्पशन कितना हुआ, 9, तो 9 का कंजम्पशन कहाँ से चालू होगा, 9 का कंजम्पशन यहाँ से चालू होगा, तो 9 इसी में से कंज्यूम हो जाएगा। जब इसमें से 9 कंज्यूम हो जाएगा तो 1 लाख तो यही बच गया, और ये 2 लाख एज इट इज बच गया। इसीलिए देखो 1 लाख और 2 लाख, और 1 लाख बचा किसमें से, परचेज में से। तो परचेज का तो फैक्टर अपन ने 1.25 का रेशियो निकाला था, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ओपनिंग स्टॉक का तो आपका ओपनिंग स्टॉक वाले रेशियो से निकलेगा 1.5, उसका वैल्यूएशन 3 लाख निकल गया, तो निकल गया 4,25,000। अब आप निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है आपकी 1.5 के हिसाब से, परचेज की वैल्यू है 1.25 के हिसाब से, और क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ 425 कैलकुलेट किया, उसको लेना पड़ेगा।
देन आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम की सीपीपी वैल्यू जो है वो आपकी निकलेगी। तो लीफो से जब करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें आपको जो ऑर्डर है वो राइट टू लेफ्ट चलाना है। कंजम्पशन 9 लाख का जो चालू होगा वो परचेज में से चालू होगा, बाकी सब चीजें वही हैं, बस क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ना वो आपको अलग से करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा एंड नथिंग एल्स। अब ये तो अपन ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का देखा, स्टॉक का, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, फीफो, लीफो। अब अपन समझ रहे हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट कि आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर है। ये बैलेंस शीट आपकी शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्शन है, ये डेप्रिसिएशन फंड, फिक्स्ड एसेट्स है और स्टॉक है आपका, डेटर है, कैश है, ये सब आपको दे रखा है। एसेट्स का टोटल आपको दे रखा है 14,30,000। आगे क्या लिखता है, यू आर हो गया, आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है सर। तो देखिए अब इसमें आपको बैलेंस शीट का पूरा कंटेंट आपको दे रखा है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, शेयर होल्डर इक्विटी है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर डेप्शन है, फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। बैलेंस शीट का टोटल 14,30,000 आपको दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बेस्ड ऑन सीपीपी। सीपीपी बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बाय नेट चेंज मेथड, बाय नेट चेंज मेथड कि चेंज कितना हुआ ये आपको क्वेश्चन में कह दिया जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन दो मेथड से हो सकती है। एक होती है कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड और एक होती है नेट चेंज मेथड। तो जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो नेट चेंज मेथड का कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया है बाय नेट चेंज मेथड। आगे लिखा है शेयर होल्डर इक्विटी 1 अप्रैल को 10 लाख थी, यानी 1 अप्रैल को जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब शेयर होल्डर्स ने 10 लाख रुपए लगाए थे, क्योंकि ये आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है ईयर एंडिंग की, यानी ईयर की शुरुआत में 10 लाख रुपए लगाए गए थे। अब आपको इंडेक्स दे रखे हैं, देखो एक तो दे रखा है 2007 का, क्योंकि एक्चुअली फिक्स्ड एसेट जो परचेज की गई थी ना वो 2007 में परचेज की गई थी। तो जब 2007 में परचेज की गई थी तो इंडेक्स भी उसी साल का लिया जाएगा। और फिर 31 मार्च 2015 जो आपका क्लोजिंग है, जो अपनी ये चल रही है बैलेंस शीट, और 31 मार्च 2014 यानी ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग 360 है, क्लोजिंग 400 है और 31 मार्च 2007 का आपका 200 है। ये डेटा आपको दे रखा है। अब इसके बेसिस पे बैलेंस शीट जो है वो आपको बनानी है। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स आपको 5 लाख दे रखे हैं और ये जो 5 लाख आपको दे रखा है ना ये है 200 के इंडेक्स से, क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट है ये तो है 200 के हिसाब से। आज इंडेक्स चल रहा है 400, तो 400 के हिसाब से कितना होगा, तो 5 लाख डिवाइड बाय 200, ये देखो ये कर रखा 5 लाख डिवाइड बाय 200 इंटू 400 हो जाएगा 10 लाख, इसलिए 10 लाख। देन स्टॉक है, स्टॉक तो पूरे साल भर चलता है तो वो साल भर की परचेजिंग से माना जाता है, तो उसको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 400 और 360 का एवरेज, क्योंकि एवरेज दे नहीं रखा है तो निकालना पड़ेगा। एवरेज निकलेगा 400 और 360 का एवरेज आएगा 380। 400 प्लस 360 डिवाइड बाय 380, तो 3,80,000 जो है स्टॉक वो 380 के हिसाब से, तो 400 यानी क्लोजिंग के हिसाब से कितना होगा 4 लाख, इसलिए यहाँ लिखा गया 4 लाख। सेम डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगा है, तो जब फिक्स्ड एसेट 200 के हिसाब से ली गई है तो डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड एसेट्स के 200 के हिसाब से हुआ। तो 2,50,000 200 के हिसाब से है तो 400 के हिसाब से कितना होगा, सभी को इंटू 400 किया गया, आप चेक कर सकते हैं, सभी को 400 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका आएगा 5 लाख, तो यहाँ आपका लिखा गया 5 लाख। अब डेटर्स वगैरह को भी कन्वर्ट करना आपको। देखिए डेटर और कैश और क्रेडिटर ये दे 31 मार्च को दे रखे हैं, तो ये तो है ही 400 के हिसाब से, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, और या इनको कन्वर्ट करना चाहो तो डिवाइड बाय 400 इंटू 400, तो कुल मिला के वो सेम फिगर ही आएंगे। इसलिए डेटर को, कैश को और क्रेडिटर्स को एज इट इज लिखा गया है। अब आपका कन्वर्जन पूरा हो चुका है, तो इन तीनों एसेट्स को कन्वर्ट नहीं किया गया, फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट किया गया है। और अब आप देखेंगे कि एसेट्स का टोटल आ रहा है 1950, लायबिलिटीज का भी 1950 आना चाहिए। इस कंडीशन में बैलेंसिंग फिगर में आपका आ जाएगा शेयर होल्डर इक्विटी 11 लाख। तो शेयर होल्डर इक्विटी ईयर एंड में हो गई 11 लाख,
और साल के शुरू में थी वो 10 लाख, वो अपन ने यहाँ से लिया, वो तो हो गई 10 लाख। नहीं, जो 10 लाख रुपए आपने लगाए थे ईयर एंडिंग में वो हो गए 11 लाख के। इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आपका हो गया 1 लाख का। इस तरीके से आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन पूछी थी वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर दी। देखो एक बात इसमें आपके ध्यान में आ सकती है कि स्टॉक को क्यों कन्वर्ट किया गया, वो भी तो करंट आइटम है, बट स्टॉक जो बचा है बाय डिफॉल्ट अपन ये मानते हैं कि वो फीफो मेथड से है। तो इस कंडीशन में जब वो फीफो मेथड से है तो ऑब्वियस है उसका प्राइसिंग जो हो रखा है वो तो 380 के हिसाब से हो रखा है, जो एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से 380 के हिसाब से हो रखा है, तो वो करंट प्राइस के हिसाब से नहीं है, इसीलिए उसको कन्वर्ट किया गया 3,80,380 के हिसाब से। तो 400 के हिसाब से कितना होगा। बाकी डेटर और कैश जो है ना वो ईयर एंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस होता है, जहां भी डेटर का और कैश का अकाउंट बना होगा ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है। दैट्स वाई ये तो ऑलरेडी 400 के ऊपर है, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये दोनों एज इट इज लिए गए हैं, ये दोनों एज इट इज लिए गए। सेम क्रेडिटर भी अकाउंट से ही निकला होगा, तो क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो भी एज इट इज ले लिया गया। तो कन्वर्जन जो किए गए वो फिक्स्ड एसेट का, स्टॉक का और डेप्रिसिएशन फंड का ही किया गया है। शेयर होल्डर फंड तो आपका बैलेंसिंग फिगर में निकला है, क्रेडिटर का, डेटर का और कैश का कन्वर्जन इसमें